तो छात्रों, सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि सूर्य भगवान आप सभी लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें, सुख समृद्धि वैभव और संपन्नता आपके कदम चुने, आप लोगों का सभी लोगों का कल्याण हो, सबका जीवन मंगलमय हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा था, हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ा था और हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित कुछ पीडीएफ आप लोगों को उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वो पीडीएफ भी आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आप लोगों को यहाँ पे हम बताएंगे और इस हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से भी संबंधित कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण पीडीएफ, कुछ नोट्स आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे हम, आप लोग उसको भी देखिएगा। आइए देखते हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जो आप लोगों को पढ़ना है, पूरे इस पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है, जो 769 ईस्वी से लेकर के और 1343 ईस्वी तक चला था। इस समय तक इसका काल था। आप लोगों को ये भी पता करना है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न भी परीक्षा में कभी कभी आ जाते हैं। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। ये 1343 ईस्वी से लेकर के और 1643 ईस्वी तक चला था। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीति काल के नाम से भी जाना जाता है, जो 1643 से लेकर के और 1843 ईस्वी तक चला। और उसके बाद अंतिम आधुनिक काल, जिसको कि गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, ये 1843 से लेकर के और अब तक चल रहा है। तो ये 4 काल हैं, बिल्कुल आसान है। 1343 के बाद से 1600, फिर 1600 से 1800, यही आप लोगों को ध्यान देना है। 43 सब में है, शुरू का बस आप लोग देख लेंगे 769 से, उसके बाद तो 43 सब में है। आप लोगों को ध्यान देना है कि 13 के बाद 16 और 16 के बाद 18, ये आप लोग ध्यान दे लेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी सन भी पूछ देता है कि वर्तमान काल कब से शुरू हुआ था या फिर आदिकाल कब से कब तक चला था, आदिकाल की समय सीमा क्या थी, इस टाइप से संबंधित प्रश्न आपको पूछता है। तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में ये 4 युगों में इसको विभाजित किया गया है, 4 कालों में विभाजित किया गया है। एक एक काल को हम बारी बारी से देखेंगे, उस काल के महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे और उस काल के महत्वपूर्ण रचनाकारों को देखेंगे और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर करेंगे परीक्षा में, तो बने रहिए पीएसपी क्लासेस पर JNB के साथ। आइए आगे देखते हैं आदिकाल के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। देखिए, आदिकाल जो था, इस समय छोटे छोटे राजा होते थे, रियासतों के राजा होते थे, जो आपस में लड़ाइयाँ करते रहते थे, अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए और सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। छोटी छोटी रियासतों के राजा होते थे और आपस में लोग लड़ाई करते थे। तो इनसे संबंधित इनके राज्यों में छोटे छोटे कवि भी होते थे, जो इनकी प्रशंसा में कविताएं लिखते थे और इनका यशोगान करते थे उस कविता के माध्यम से। इसीलिए इसका नाम वीरगाथा काल भी पड़ा, क्योंकि हर राजा अपने आप को वीर साबित करना चाहता था, शक्तिशाली साबित करना चाहता था और उसी से संबंधित रचनाएं इस काल में लिखी गई। उनके वीरता का यशोगान अधिक किया गया इस काल में, इसलिए वीरगाथा काल भी कहा जाता है इस काल को। तो इसमें मुख्य रूप से हैं दलपति विजय, जिनकी रचना है खुमाड़राशो। मुख्य सबसे प्रमुख इस काल के जो रचनाकार हैं चंद्रबरदाई हैं, जिसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिकतर पूछता है, आप लोग देख लीजिएगा। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। शारंगधर हुआ करते थे, जिनकी रचना है हम्मीर रासो। नल सिंह थे, जिनकी रचना है विजयपाल रासो।
जगनिक है, जगनिक की रचना है परमाल रासो, और नरपति नाल है, इनकी रचना है बीसल देव रासो। तो ये रचनाकार मुख्य रूप से 6 इस काल के प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी ये रचनाएं हैं। रचनाकार और भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आइए देखते हैं अगले काल को। काल जिसको कि भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, ये 1343 से 1643 ईस्वी तक चला है। और इसको जो है, इसमें भी फिर कई भागों में इसको बांटा गया भक्ति काल को। भक्ति काल को जो है फिर कई भागों में बांटा गया। पहला तो निर्गुण शाखा, और दूसरा किसमें बांटा गया? सगुण में। क्योंकि निर्गुण वाले जो है ईश्वर को निराकार रूप को मानते हैं। इनका ये मानना है कि ईश्वर का कोई रूप है ही नहीं, ईश्वर तो आदि अनंत है, अजन्मा है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, निराकार बिना आकार का। और सगुण वाले कहते हैं कि नहीं, ईश्वर का आकार है, उसका गुण है, उसके रूप है, उसकी सुंदरता है, बहुत सारी चीजें उसमें। तो सगुण शाखा वाले लोग उसको मानते हैं, और निर्गुण शाखा वाले लोग इसको मानते हैं कि ईश्वर का जो है कोई आकार ही नहीं है। फिर आगे चल करके निर्गुण शाखा भी 2 शाखाओं में बट गई। कौन कौन? तो ज्ञानाश्रयी, पहला हो गया ज्ञानाश्रयी, और दूसरा इसमें हो गया प्रेमाश्रयी। दूसरा कौन सा हो गया? प्रेमाश्रयी हो गया। फिर सगुण भी आगे चल करके 2 भागों में बटा। कौन? तो रामाश्रयी, और यहां पे कृष्णाश्रयी। रामाश्रय में राम को इष्ट मानने वाले लोग थे, और कृष्णाश्रय में कृष्ण को इष्ट मानने वाले लोग थे। अब देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो थे कबीर, और लोग थे, लेकिन प्रमुख कवि कौन थे? कबीर। प्रेमाश्रयी शाखा के कौन थे प्रमुख? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी थे। इसमें आएंगे समुद्र भक्ति शाखा में, तो रामाश्रयी में जो मुख्य थे वो तुलसीदास जी थे, इनका रामचरितमानस है, तुलसीदास जी थे। कृष्णाश्रयी में आएंगे तो इसमें मुख्य कवि कौन थे? सूरदास जी थे, सूरदास जी थे। ये लोग प्रमुख कवि हैं इस शाखाओं के। ज्ञानाश्रयी शाखा का अगर प्रमुख कवि पूछ लेगा तो कवि, प्रेमाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि पूछ लेगा तो मोहम्मद जायसी, रामाश्रयी शाखा का इसको राम भक्ति शाखा के भी नाम से जानते हैं, तो राम भक्ति शाखा का जो प्रमुख कवि है वो तुलसीदास है, और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो सूरदास हैं। काल से संबंधित जो मुख्य कवि हैं, रचनाकार हैं, उनकी मुख्य रचनाओं को भी हम लोग देख लेते हैं। कबीरदास जो कि निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं, इनकी जो मुख्य रचना है साखी होती है, सबद होती है और रामायणी, इनकी मुख्य रचनाएं हैं ये 3। और इन तीनों को जब मिक्स कर दिया जाता है तो उसी को बोला जाता है बीजक। इन तीनों को मिक्स कर दिया जाता है तो क्या बोला जाता है? बीजक, जिसमें साखी सबद रामायणी तीनों आ जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेमाश्रयी शाखा के हैं, निर्गुण काव्य धारा के अंदर प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है पद्मावत, पद्मावत, ठीक है, जिसमें नागमती का वियोग वर्णन वगैरह है। और इसी तरीके से तुलसीदास जो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, इनकी जो प्रमुख रचना है वो है रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। इसी तरीके से सूरदास जी हैं जो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, इनकी जो रचना है सूर सागर,
साहित्य लहरी सुरसरावली। सुरसरावली, ये 3 मुख्य रचनाएं हैं सूरदास जी की। तो आप लोगों ने देखा कि भक्ति काल से संबंधित ये जो 4 कवि हैं मुख्य कबीरदास, मलिक मोहम्मद यासी, तुलसीदास और सूरदास, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। इस काल से संबंधित कुछ और भी प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं हैं, जिसको पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे उत्तर मध्यकाल। तो छात्रों, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत ग उत्तर मध्यकाल यानी कि तीसरा काल उत्तर मध्यकाल। इसके पहले हम लोगों ने अभी आदिकाल और भक्ति काल को हमने देखा। अब उत्तर मध्यकाल, जिसको कि रीति काल के नाम से जाना जाता है, इसको जानते हैं। देखिए, आदिकाल की जो रचनाएं थी, वीर गाथा से संबंधित रचनाएं थी, अपने राजाओं की यशगान में गाई जाने वाली थी। उसके बाद लोगों का जो है लड़ाई झगड़े से मन हुआ, तो फिर भक्ति भाव की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ, तो भक्ति काल हुआ। और भक्ति काल के बाद जो है, जब 16वीं शताब्दी में मुगलों का शासन हो जाता है, मुगल एक तरह से भारत पे राज करने लगते हैं, तो ये मुगल जो राजा थे, उनकी भोग विलासिता का समय शुरू हो जाता है। और भोग विलासिता में जो है श्रृंगार की रचना होने लगती है, और ये जो है उत्तर मध्यकाल का समय आ जाता है, जिसको रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक चला था। इसको भी जो है 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। उत्तर मध्यकाल को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है रीतिकाल को। पहला रीतिबद्ध हो जाता है, दूसरा रीति मुक्त हो जाता है, और तीसरा रीति सिद्ध हो जाता है। रीतिबद्ध में चिंतामणि आ जाते हैं, मतिराम आ जाते हैं, भिखारी आ जाते हैं, देव आ जाते हैं, केशव आ जाते हैं, भूषण आ जाते हैं आदि। ये लोग रीतिबद्ध के कवि कहलाते हैं। रीति मुक्त में धनानंद आ जाते हैं, बोधा आ जाते हैं, आलम आ जाते हैं, ठाकुर आ जाते हैं आदि। और इसी तरीके से रीति सिद्ध कवि हो जाते हैं बिहारी, सेनापति, बेनी, वाजपेयी और रसनिधि आदि। ये लोग रस सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से ये लोग रीति सिद्ध होते हैं, पूरी तरीके से रीति काल से संबंधित रचनाएं ही ये लोग करते हैं। ये लोग रीति मुक्त रहते हैं, इस काल में रहते भले ही हैं, लेकिन उस सिस्टम से अलग रहते हैं। ये लोग उसकी जो व्यवस्था होती है उससे अलग रहते हैं। ये रीतिबद्ध, ये रीति में उसमें बंद करके चलते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से उसमें रम जाते हैं ये लोग, इसलिए उनको रीति सिद्ध कहा जाता है। इस काल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जैसे केशव दास जी हैं, केशव दास जी की रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता है। अक्सर रामचंद्रिका और कवि प्रिया पूछ लेता है। देव है, देव का देव शतक है। भाव विलास है, भाव विलास को भी अक्सर पूछा जाता है। भूषण का तो आप लोग जानते ही हैं, भूषण का शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये जो है शिवाजी के दरबारी कवि थे। शिवाजी के बारे में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, इसलिए इनकी रचनाओं के नाम में शिवाजी का नाम अक्सर आ जाता है। मतीराम जो है, इन्होंने रसराज और ललित ललाम की रचना की है। इसके बाद बिहारी आ जाते हैं। बिहारी का एक सतसई होता है, जो 702 का समूह होता है सतसई। बिहारी का सतसई फेमस भी है। इसके बाद पद्माकर आते हैं, जो पद्माभरम, जगत विनोद और गंगा लहरी की रचना करते हैं। तो ये इस काल के मुख्य कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं आधुनिक साहित्य के इतिहास का ये अंतिम काल यानी कि आधुनिक काल, जो 1843 ईस्वी से और वर्तमान तक यानी कि अभी भी चल रहा है। इसको जो है गद्य काल, नवीन विकास काल और पुनर्जागरण काल के नामों से भी जाना जाता है। आधुनिक काल को गद्य काल, नवीन विकास काल और पुनर्जागरण काल के नामों से भी जाना जाता है। आधुनिक काल में भी अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से देखा गया, यानी कि इसको भी 4-5 भागों में बांटा गया। पहला जो भाग था वो भारतेंद्र युग था। भारतेंद्र जी के नाम पे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पे ये इस युग का नाम पड़ा, जो 1859 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला। इसके बाद द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा था इस युग का नाम, जो 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला। इसके बाद छायावादी युग आया, जो 1918 से लेकर के 1938 तक चला। कहीं कहीं 1936 भी कहा जाता है इसको, लेकिन आपको जब आएगा तो 1938 लिखना है। छायावादी युग, छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं। कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और महादेवी वर्मा है। 4 जो है इस छायावादी युग के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। इसके बाद प्रगतिवादी युग था,
1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक चला था। इसके बाद प्रयोगवादी धारा या नई कविता का युग आया जो 1943 से लेकर के अब तक चल रहा है। आगे के तार सप्तक से इस प्रयोगवादी युग का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं सम्मिलित हैं और उन 7 कवियों का नाम है अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, विद्या कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। कभी कभी पूछ देता है कि तार सप्तक के कवि हैं, इनमें से किसी एक का नाम देगा और 3 अलग दे देगा, तो इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तार सप्तक के कवि नहीं है, 3 इसमें से दे देगा और 1 अलग से दे देगा। तो आप लोगों को इसको भी ध्यान में रखना होगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे, विद्या कुमार माथुर और रामविलास शर्मा ये तार सप्तक के कवि हैं जिनकी रचनाएं तार सप्तक में सम्मिलित की गई हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इसको बहुत ही संक्षिप्त में जानने का प्रयास किया। इससे संबंधित और जो चीजें हैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और इसका अभ्यास गद्य साहित्य का और पद्य साहित्य का दोनों का मिक्स अभ्यास आप लोगों को एक क्लास में केवल अभ्यास कराएंगे जिससे संबंधित प्रश्न होंगे और इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।